ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है वह दृढ़ पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलिए दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं उसी तरह इस प्रस्तुति के दैनिक पंचांग के भी 5 अंग हैं। और पहला अंग तो पहला भाग है इसका पंचांग बहुत ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम इसकी प्रस्तुति अलग से आपके लिए नित्य लेकर लघु पंचांग इस प्रस्तुति का लघु रूप के रूप में आपके लिए आपके सुझाव के अनुसार के अनुरूप ही हम नित्य प्रस्तुति अलग से किया करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्रों के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज का दिन नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं, तारे क्या संकेत दे रहे हैं शुभ तारा शुभता के संदर्भ। इसे ताराबलन के द्वारा जाना जाता है। इस पद्धति को ताराबलन कहते हैं और यह ताराबलन मूलतः नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो कि ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी, जीवन काल के बारे में अग्रिम जानकारी इससे प्राप्त होती है किसी भी जातक का और उसके अनुसार वह दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न व्यक्तियों से जुड़ने वाले लोगों से कैसा फल प्राप्त होगा, यह सब कुछ हम जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, यह हम जानते हैं कि जिसे चंद्रबलन कहते हैं और यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं और जन्म राशि जो हमारा आपका है उसके अनुसार हम शुभता शुभता के संदर्भ में जानते हैं। चौथा भाग चौघड़िया है। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो कि किसी भी काल, किसी भी शुभ काम को करने के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा रखते हो उसके लिए यह दर्शाता है शुभ और अशुभ काल। यह काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी, आप उसे देख सकते हैं और उसे लाभान्वित होकर चौघड़िया का सही उपयोग करके आप अपने सभी कार्यों में शुभता की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंक इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं जब हम जन्म लेते हैं और उसके बाद अंक हमारे लिए शुभता और अशुभता दोनों का काम करते हैं। अंकों को पहचान कर, अंकों को सही से समझ कर, अंकों का सही उपयोग कर अगर यदि हम अंकों को सही ढंग से उपयोग किए तो वह अंक हमारे लिए शुभता की तरफ ले जाते हैं। इसलिए अंक को पहचानना जरूरी है और अंक को पहचानने, समझने, जानने और उसे सही उपयोग करने के लिए यह विशेष प्रस्तुति आपके लिए। साथ ही साथ इस प्रस्तुति में आज किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा होगा वह भी इस प्रस्तुति। तो ले चलते हैं आपको आज के प्रस्तुति में दैनिक पंचांग। पंचांग जैसा हम जानते हैं शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु ऐसी बात इसकी क्षमता जो है इससे कहीं अधिक है जो हम जानते हैं। पंचांग की भूमिका हमारे जीवन में अहम हुआ करती है। यह हम सब की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिससे जीवन में
शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की भूमिका को देखते हुए, पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। और साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी। तो चलिए ले चलते हैं आपको दैनिक पंचांग के मुख्य भाग और जाने के क्रम में श्री राम का को याद करते चलते हैं, उनके उद्घोष करते चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग में। और आज का दिनांक आज का दिनांक 13 जनवरी 2026, माह पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 खलाई और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:38 पर, सूर्यास्त 5:19 पर, सनराइज एट 6:38 AM एंड सनसेट एट 5:19 PM। आज का दिशा शोध उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। आज पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 3:17 पर दसवीं और तत्पश्चात एकादशी। दसवीं तिथि पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, एकादशी नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र मध्य रात्रि 0:06 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग रात्रि के 7:05 तक शूल और तत्पश्चात गंड। और करण दिन के 3:17 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात कल भोर में 4:36 तक ब और उसके बाद बालक। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है। ओम जय नमः भोलेनाथ, शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक दसवीं तिथि है, यानी आज अपराह्न 3:17 तक, तब तक भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर हैं, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होता है, जिसमें भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि शुभ कर। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:20 तक, अमृत काल अपराह्न 2:12 से 4 बजे अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:45 से 2:28 अपराह्न तक, गोधूलि विदा संध्या 5:16 से 5:45 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:25 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 2:40 से 3:59 तक। अशुभ मुहूर्तों में राहु काल सबसे प्रभावी होता है, जो कि अपराह्न 2:40 से अपराह्न 3:59 तक है। गुलिक काल दिन के 11:58 से 1:18 तक, यमगंड प्रातः 9:18 से दिन के 10:38 तक और वर्ष मुहूर्त कल भोर में 4:36 से प्रातः 6:24 तक और भद्रा आज प्रातः सूर्योदय से 3:70 अपराह्न तक। आज का भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। तो अब चलते हैं हम महत्वपूर्ण मुहूर्त के अंतिम पड़ाव पर आ गए। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति की। यह प्रातः 5 बजे का है, जो कि पटना के स्थानीय समय पटना के का है। यंश के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव ये कमजोर अवस्था में है और साथ ही साथ शुक्रदेव और शनिदेव भी कमजोर अवस्था में। शुक्रदेव मकर राशि में भ्रमण आ चुके हैं
आज। और ये तीन ग्रह सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगल देव, ये शीघ्र राशि परिवर्तन करने, इसलिए इनकी भी, साथ ही साथ बुध देव भी फॉलो कर रहे हैं, इनकी भी राशि परिवर्तन होगी इसी माह। इसलिए ये सारे ग्रह कमजोर अवस्था में है, बुध देव अभी मजबूत अवस्था में है और राहु केतु मजबूत अवस्था। इस प्रकार मित्र की राशि में देखें 4 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की शक्ति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह, जो कि सूर्यदेव, बृहस्पति देव तथा राहु देव। इस प्रकार नक्षत्र, किसी भी नक्षत्र का आपस में राशि नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। और सूर्य देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, 3 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 1 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, वे स्वतंत्र ग्रह है। केतु, चंद्र, मंगल, शनि, बुध, ये सभी स्वतंत्र ग्रह है। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं। ये आज बता दें कि आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन संध्या 5:21 पर होने वाला है, जब वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे और नीच के होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में जाने पर चंद्रदेव नीच के होते हैं। तो चलते हैं आपको लेकर हम दूसरे भाग में। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, इसे ताराबलन कहते हैं। आपके समक्ष ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम हैं वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं। वही नक्षत्र ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम हैं वे हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ होता है उससे संबंध रखता है। और अपने नक्षत्र को चिन्हित करके चंद्रमा के नक्षत्र को पहचान करके जहां गोचर कर रहे हैं, दोनों का मिलान जहां होता है, उसे ही आज का हमारे शुभता और अशुभता दर्शाता है। कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है जब आज का तारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधनिक, नित्यादि मित्र में हो। यदि आप हमारा तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, नित्यादि मित्र में होता है तो शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैधनि में होता है तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। और जब भी अशुभ तारा आज का होता है तो वैसी स्थिति में हम दैनिक कार्य में सावधानी, जो भी लंबित कार्य है उसका निष्पादन सावधानी पूर्वक, और कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। वहीं यदि हमारा तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में है तो हमारे लिए शुभता के संकेत है। और उसमें हम दैनिक कार्यों को भी और साथ ही साथ लंबित कार्यों का और नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे आज का नवतारा चक्र बताता है, तो ये सारी ताराबलम बताता है शुभता और अशुभता के बारे में। ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। हाँ, एक बात और बता दें कि आपका यदि तारा आज शुभ में अशुभ में स्थिति में है तो कभी भी उल्लासपूर्वक या उत्साहपूर्वक, उत्साहपूर्वक कहें, उल्लासपूर्वक तो नहीं, उत्साहपूर्वक इन अशुभ तारों को शुभ तारा में परिवर्तन करने का प्रयास न करें, क्योंकि जो किताबों में लिखा है उसका कहीं प्रमाणिकता अभी तक लिखने को लिखा हुआ नहीं मिला है। और हम किसी भी कार्य के लिए वे शुभता चाहते हैं वैसी स्थिति में, और यह क्षणिक होता है। यह जो कुछ अवधि के लिए ये तारा हमारे, जब तक चंद्रमा का गोचर है, चंद्रमा का गोचर जैसे ही बदलता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो वैसे ही हम हमारी शुभता और अशुभता परिवर्तन होती है। इसलिए अशुभता से घबराना नहीं, धैर्य थोड़ा रखना है और अपने आप को थोड़ी सी थोड़ा सा संतुलित रखना है ताकि हमारे कार्य में अशुभता न हो। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नवतारा चक्र पद्धति
यह बताता है कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, जिससे पूरे जीवन काल के बारे में हमें पता चलता है। और यह नवतारा चक्र पद्धति भी मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं, न ग्रह का अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखा गया और इन्हें इस तरह से सारणी में रखा गया और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और इन नक्षत्रों को पहला नक्षत्र जो हुए हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां को केतु देव से जोड़ा गया, उनके उनका केतु देव उनके स्वामी बने, पहला 10वां 19वां। और उसी तरह से दूसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व, दूसरा 12वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव हो गया, दूसरा 11वां और 20वां, तीसरा 12वां और 21वां का सूर्यदेव को, चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र चंद्रदेव के स्वामित्व में गए। और इस प्रकार 9, 18वां 27वां नक्षत्र बुध देव को मिला। और यह सूची इस प्रकार है। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम अपने जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं इस पूरी सूची में से और ग्रह को पहचानते हैं इनके शासक ग्रह कौन है। और जो भी ग्रह है उन्हीं से हमारी गणना आरंभ होती है, वहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है, जीवन यात्रा भी। और यही ग्रह हमारे इसी दशा महादशा में इनके ग्रह में हमारा जन्म हुआ होता है और इसी दशा महादशा में हमारी पिछले जन्म में मृत्यु हुई होती है। इसलिए इस ग्रह से यहाँ से जर्नी आरंभ करते हैं और इसलिए इनको पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही साथ घड़ी की सुई की दिशा में हम इसे गणना में आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह होता है वह शुभकारी होता है और पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह होता है वह शुभकारी होता है। और इस प्रकार हम ग्रहों को पहचान जाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, कौन से नक्षत्र हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। और इस प्रकार यदि दशा महादशा का फल जो ग्रह शुभ ग्रहों के वो आती है, जिसकी अवधि हम पहले से जान सकते हैं जन्म कुंडली को देखकर, तो ऐसी स्थिति में हम शुभता जो शुभ कार्यों का निष्पादन है वो उत्साहपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ दशा महादशा की स्थिति में हम अपने आप को सावधान कर सकते हैं, अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह यह बताते हैं कि किस नक्षत्र में है, दुश्मन के अशुभ के नक्षत्र में है या शुभ नक्षत्र में है। और वैसे स्थिति में जो शुभ ग्रह है हमारे लिए, यदि शुभ ग्रह का के साथ शुभ नक्षत्र, शुभ और अशुभ नक्षत्रों को भी पहचाना जाए तो हमारे जन्म कुंडली के बैठे ग्रहों से शुभता और अशुभता की उम्मीद कर सकते हैं। कहाँ उम्मीद करें कहाँ नहीं करें यह हम निर्णय कर सकते हैं। जो जन्म अशुभ ग्रहों के नक्षत्र या अशुभ नक्षत्रों के जो हमारे में व्यक्ति जिससे जुड़ते हैं, शुभ नक्षत्र के व्यक्ति से यदि जुड़ते हैं तो हमारी शुभता होती है, जीवन में हमारे लिए शुभता ही शुभता रहती है। और यह शुभ नक्षत्रों में जन्म जातक से हम जुड़ते हैं तो वह हमारे लिए पीड़ादायक होता है, बाधक होता है, परेशानी का कारण बनता है, चुनौती होता है। इसलिए हम जब कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप करें तो ऐसे लोगों से करें जो हमारे लिए शुभकारी, खास करके यदि हमारा जन्म, मान उदाहरण स्वरूप जब जन्म हुआ है उसके ठीक दूसरे तार जितने नक्षत्र हैं उनसे यदि करते हैं तो वो संपर्क के कारक होते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में वो फायदा होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, दूसरा जो हमारे इस सूची में से दूसरा ग्रह जो होता है उस ग्रह से संबंधित कार्य यदि करते हैं और जहाँ बैठे हैं उससे संबंधित कार्य करते हैं तो हमारे लिए जो संपत्ति का कारक होता है वो शुभ जन्म कुंडली में देखते हैं।
इस प्रकार हमारे लिए सभी ग्रह शुभकारी होते हैं, सभी ग्रह शुभकारी और अशुभकारी होते हैं। इन्हें पहचानना होता है और पहचान कर उनके सही अनुरूप हम अपेक्षा कर सकते हैं, और उसी रूप में हम अपने आप को कार्य में भी कार्यान्वित कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो यह काफी उपयोगी है नवतारा चक्र पद्धति, और इसी की उसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप उसे जरूर देखें, क्योंकि इसमें भगवान राम माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुटिया में रखी है, और वह उसमें नवतारा चक्र पद्धति से उसमें विवेचना करने का प्रयास किया। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको वापस ताराबलम। ताराबलम आज का तारा क्या कहता है सुरता के बारे में। तो आज रात्रि के मध्य रात्रि के 0:06 पर नक्षत्र परिवर्तन है, और उसके जब आज का चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में तक रहेंगे, रात्रि के 6 बजे मध्य रात्रि 0:06 तक। उसके बाद ये अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे। सुरता असुरता के बारे में, यदि भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो पहला भाग साधक का होगा, उसके बाद अति पीड़ादायक। वहीं अश्विनी माघा मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जो है अति पीड़ादायक है, दूसरा भाग सुख। और इस प्रकार हम अब सभी नक्षत्रों के बारे में अपने नक्षत्रों को चिन्हित करके जान सकते हैं, और उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में आज का जन्म यदि किसी जातक का जन्म है तो पहला भाग जन्म का है, पीड़ादायक है, दूसरा भाग संपत्ति का। तो और इस तरह से हम फलित कर सकते हैं। जैसा आरंभ में हमने कहा था, अगर अशुभ तारा की स्थिति है तो उसे तो अति उत्साहित होकर शुभ तारा में परिवर्तन करने का जो खंडन है किताबों में जो लिखी है वह कहीं भी पुष्टि उसकी नहीं है, और हमने भी अभी तक प्रयास नहीं किया है, क्योंकि हम भी हर कार्य में शुभता चाहते हैं। किताबों में जो लिखा है जो आपकी जानकारी के लिए केवल उपलब्ध है। तो अगर जन्म में तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में पड़ता है नमक का दान, नैतन्य हो तो प्याज मोड़, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्पर्श का दान। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे संध्या 5:21। अभी तुला राशि में है, ये वृश्चिक राशि में जाएंगे जहां ये बीच के होंगे। फिर जब तक तुला राशि में है तब तक की स्थिति क्या है, इसे चंद्रबलम कहते हैं। मेष राशि, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए दिन शुभता के संकेत है। शेष राशि वाले जातकों के लिए आज जब तक तुला राशि में चंद्रमा है तब तक के लिए शुभ नहीं है। जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाते हैं तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के शुभता के संकेत, शेष राशि के जातकों के शुभता के संकेत नहीं है। अब आपको हम चौघर्य मुहूर्त पर लिया है। चौघर्य मुहूर्त एक प्रकार मुहूर्त ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ कार्य को दर्शाता है, उसके अवधि को दर्शाता है, कब शुभ काम करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। यह किसी भी काम के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ हो, या कोई भी कार्य आरंभ पहली बार आरंभ कर रहे हैं, या अन्य कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। और इस यह काफी उपयोगी है, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी, जैसा आरंभ ने कहा था, हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघरिया दिन के होते हैं, 8 चौघरिया रात के होते हैं, और 8 चौघरिया ये दिन के, 8 चौघरिया रात के जो होते हैं, कुल 16 चौघरिया बनते हैं। किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए सातों चौघरिया से संबंध जोड़ने के लिए इन चौघरिया के 7 चौघरिया का नामकरण हुआ, और ये साप्ताहिक दिनों से जोड़ा गया, यानी जो दिन होता है उसी दिन से चौघरिया आरंभ होता है। सूर्योदय के समय वही चौघरिया हुआ करता है, और आदि का जो चौघरिया होता है वही अंत का चौघरिया होता है। दिन आरंभ के समय जो चौघरिया है वही सूर्यास्त के समय का चौघरिया होता है, और सूर्यास्त के बाद का जो चौघरिया रात्रि आरंभ का होता है वही चौघरिया फिर सूर्योदय के पहले का चौघरिया होता है, रात की समाप्ति। यह इस प्रकार चौघरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से
और हर सप्ताह एक दिन का स्वामी एक एक साथ कोई ना कोई शासक ग्रह है। 7 ग्रह, 7 दिन, सातों दिन के साथ ग्रह, शासक ग्रह, 7 ग्रह, और इनके ये विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न प्रयोजनों के लिए फलदायी होते हैं, और विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न आयोजनों के लिए ये उपयुक्त हुआ करते हैं। इस प्रकार इनका संबंध ग्रहों से तथा ग्रहों के द्वारा अधिकृत जो कार्य है, वे उनके अधीन जो कार्य है, उनसे उनका संबंध जुड़ता है और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ती है। चौघड़िया का उपयोग करते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं सूरता या कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। यदि अशुभता से अधिव्याप्त है उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और चौघड़िया दिन में जो होता है उसमें जो अशुभता जो होती है वह बार बेला, काल बेला और राहु काल से जैसे अशुभता होती है, और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन सूर्य में सूर्य का प्रतिनिधित्व रहता है, सूर्य का प्रभुत्व रहता है, इसलिए सूर्य और उनके पुत्र शनि देव में आपस में कटुता रहती है। इसलिए सूर्य देव शनि का जो चौघड़िया है वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित। वही रात्रि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व, चंद्रमा का प्रभुत्व, और चंद्रमा के प्रभुत्व होने पर चंद्रमा के पुत्र भी बुध चंद्रमा से नाराज रहने के कारण जो बुध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार ये दोनों चौघड़िया प्रतिदिन और प्रति रात अशुभता से भी व्याप्त रहते, शेष बदलते रहते। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया इस प्रकार, दिन मंगल, रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हुआ है और रोग चौघड़िया से ही दिन समाप्त हो रहा है। रोग चौघड़िया में कहा गया है कि कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन दुश्मन को परास्त करने के उद्देश्य से जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें शुभता हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या जो भी। और आज का चौघड़िया जो है उद्वेग उद्वेग चौघड़िया जो प्रातः 7:58 से 9:18 तक है। काल चौघड़िया जो वार बेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया जो 1:18 से 2:39 और काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 2:39 से 3:59 तक रात तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया में लाभ चौघड़िया जो 6:59 सुबह से 8:39 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया रात्रि के 6:59 से 8:39 तक, वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार ये 4 चौघड़िया अशुभता से व्याप्त। शेष चौघड़िया शुभ है। अमृत चौघड़िया सर्वोत्तम, जो किसी भी अशुभता से व्याप्त आज नहीं है। चलिए इस चौघड़िया के बाद हम आपको ले आया है अंकों की दुनिया। अंक ज्योतिष के अनुसार हम एकल अंक ही प्रयोग करते हैं, 1 से 9 तक। 10वां अंक इसमें प्रयोग नहीं होता। शून्य अंक को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अंक अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 के अंक के क्रम में देखें, 5 अंक ऐसा होता है जो कि मध्य का अंक होता है। यह अपने आने वाले और बाद में आने वाले, पहले आने वाले और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित रखता है। इन अंकों के शासक ग्रह भी होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के अपने अपने गुण, अपने अपने तत्व, अपने अपने इनके ऊर्जा हो। कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं हमारे जन्म तिथि में जो मिसिंग हो, वो उपलब्ध नहीं हो, तो वैसे अंकों का जो गुण है, तत्व है, ऊर्जा है, वह हमारे शरीर में उसकी कमी पाई जाती है। वही यदि कोई अंक ऐसे भी हो जो 2 बार से ज्यादा रिपीट हुए हो, आए हो, तो उस अंक से संबंधित ग्रह की जो ऊर्जा है, तत्व है और
जो उनके गुण है उसमें अधिक उसकी अधिकता पाई जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ग्रहों के गुण के कारण उनके जो शासित अंक हैं, उन अंकों को अंक ज्योतिष में के दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा या सरकार या बॉस से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, उनके लिए, आठ को अधीनस्थ से या कहे समाज के नीचे तबके के रूप में रहने वाले लोगों से, नौकर चाकर से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, और न्यायालय से, और नौ को सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर तक हो। जब हम जन्म लेते हैं तो अंकों की हमें ईश्वर जो है कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और ये उपहार अंक जन्मतिथि के रूप में आता है। और ये जन्मतिथि के रूप में, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, और वर्ष चार अंकों का। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे सामने आए तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक को परिवर्तित करते हैं। यहाँ भी अगर यदि देखें तो जो भी अंक है वह एक अंक को परिवर्तित किया गया है और आपके समक्ष रखा गया है। 13 का योग जो जन्म तिथि है उसका योग एक चार होता है। माह का योग एक ही माह सिंह एक अलग में है, इसलिए एक ही आया। और 1990 जो वर्ष है वह एक है। यह तिथि हमने किसी व्यक्ति का दिया है जिसका जन्म तिथि। तो 13 जब ऐसे भी आपको बता दें कि जन्म तिथि में, माह में या कहीं भी गणना में 11, 22 और 33 जब आए तो उसका जो उस जातक का संबंध पिछले जन्म की आत्मा से रहता है और उसे संबंधित कार्य जो अधूरे कार्य है इस जीवन में करने को। वहीं 13, 14, 16, 18, 19 ये अंक जहां होते हैं तो वैसे अंकों को, वैसे जातकों को, चाहे जन्म तिथि में आए या गणना में आए, वैसे जातक पूर्व जन्म से कुछ अपने कर्मों का ऋण लेकर आते हैं, जिसका इस जन्म में उसका कर्म से ही उस ये को जो ऋण है उसे दान करना। 13 तारीख इनका जन्म तिथि है। तिथि जो होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और तिथि और माह जुड़कर हमारा बाह्य व्यक्तित्व दर्शाते हैं। तिथि को मूलांक कहते हैं जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और उसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं, एक अंक को परिवर्तित करते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है, और बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। पूरे अंक ज्योतिष में ये ड्राइवर और कंडक्टर ही ज्यादा रोल अदा करते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा अंक ज्योतिष होता है। और ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं हो। यदि शत्रु बस में भी यदि देखें दैनिक जीवन में, यदि बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो उनका आरंभ से ही चलना, अब चलने में बाधाएं होती है, स्ट्रगल होता है। उसी तरह से हमारे जन्म जीवन में भी है। यदि मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु है तो हमारे जीवन स्ट्रगल का होता है। और इन अंकों को जब शत्रु अंक हो गए तो कोई ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होती है जो दोनों का मित्र हो, ताकि दोनों में तालमेल बना सके। उसी तरह से दैनिक जीवन में भी यदि हम सोचें कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर तो आपस में मित्र है, लेकिन शत्रु नहीं है, लेकिन तो किसी पड़ाव पर कुछ पैसेंजर चढ़े जो ड्राइव किसी, या तो ड्राइवर या कंडक्टर का शत्रु है, तो वैसी स्थिति में वहां से जिस पड़ाव से वो चढ़े हैं उसके बाद से बस को चलने में बाधाएं होती।
और हमारे हमारे भी जीवन में वही होता है। यदि हमारा ड्राइवर कंडक्टर मित्र है, शत्रु अंक नहीं है, तो या और हम अपने अनुसार यदि वैसा अंक लिया है किसी भी रूप में, मोबाइल अंक में या जो भी है, तो वैसी स्थिति में वहां से हमारे जो बाधाएं होती है जीवन में उनसे आरंभ होती है। इसलिए अंकों को जानना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे शुभ अंक हैं, कौन कौन से अशुभ अंक हैं, किन अंकों से हम ज्यादा अंक, किन अंकों से हम दूरी बनाए रखें। और इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन अंक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हीं अंकों की व्यवस्था करनी होती है, और कौन अंक ज्यादा आए हुए हैं उन अंकों को हमें दोबारा नहीं लाना। आपके समक्ष तो दो सारणी प्रस्तुत है। पहला सारणी में पूरे अंकों की का अंक लिखा हुआ है, सभी अंकों को एक अखबार लिखा गया है, और उनके प्लेन भी लिखे गए हैं। थॉट प्लेन, विल पावर प्लेन, एक्शन प्लेन, इंटेलिजेंट प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन। वर्टिकली जाएंगे तो थॉट प्लेन जो अंक दिखा रहा है, विल पावर प्लेन और एक्शन प्लेन अलग अलग दिखा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टली इंटेलिजेंट प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन ये सभी दिख रहे हैं। यदि ये तीन बॉक्स होते हैं, तीन तीन के 9 बॉक्स है। यदि हॉरिजॉन्टली भी कहें या वर्टिकली कहें, तीन बॉक्स में से यदि एक भरे तो 33% वह परिणाम देता है, यदि दो है तो 66%, और सभी है तो 70%। यहाँ पर हम जातक के बारे में देखें तो यहाँ इनका जातक का 5, 7, 8 अंक जो है निश्चित नहीं है। इनका जो इंटेलिजेंट प्लेन है वह 70% है, और इसलिए ये पढ़ते, अगर पढ़ें कम समझेंगे ज्यादा और याद उनको ज्यादा होगा, तो ये अंक इनके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं देखें इनका जो अंक मिसिंग है वह 5, 7 और 8 है। यदि हमारा अंक यहाँ पर 4 और 6 मिसिंग है, 4, 6 शत्रु है, तो हम इन्हीं अंकों की व्यवस्था करते हैं, बशर्ते कि 5, 7, 8 जो मिसिंग है, जिस अंक की व्यवस्था कर रहे हैं वो 4, 6 का शत्रु ना। तो हम पहचानना है हमें शत्रु को। और दूसरा, स्रोत कहाँ होगा जहां से हम इन अंकों को लाएं। तो स्रोत ऐसा होना चाहिए जो चिर हो, यानी जिसकी आयु लंबी, क्योंकि जन्म तिथि कभी इसका समाप्ति नहीं होती, इसकी आयु लंबी होती है, यहाँ तक कि मरणोपरांत तक होता रहता है। ठीक उसी प्रकार नाम में ऐसा, हम ऐसा अंक लाएं जो हम ऐसे स्रोत से लाएं जो हमारे लिए पूरे जीवन काल में उसका उपयोग हो। और वह होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक के साथ जो माता पिता हमारे हैं धरती के स्वर, वे जो देते हैं वह नाम देते हैं। और हमारा नामकरण जो होता है वह ऐसा होना चाहिए जो कि शत्रु को अगर दे। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता, और नाम को ही सुधार कर हम इनके जो अंक व्यवस्था करेंगे वहीं से हम कर सकते। तो देखिए इस जातक का नाम क्या दे रहा है। ऐसे इस जातक के बारे में यदि बताए तो इस जातक का 2 मिसिंग आप यहाँ देखेंगे, तो आप कहेंगे हम कहाँ से लाए, ये बताते हैं। इनका जो ये है, यानी नाम जो से हम जो लाएंगे ना अंक, आप नामांक जो होता है इसी से हम लाते हैं। स्रोत जो हम तो बात कर रहे थे कि नाम से कहाँ से लाएंगे, तो नाम से लाएंगे। आपके मन में दुविधा हो सकती है कि नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आए। जी हाँ, इस दुविधा को दूर करने के लिए आपके समक्ष उन अंक सभी अक्षरों की सारणी है, और उनके जो अंकीय मूल्य है वह भी है। यही अंकीय मूल्य नाम के अक्षरों को बदलने, अंकीय मूल्य को परिवर्तित करके हम नामांक निकालते हैं। और नामांक ये जो है सिद्धू मूसा वाला का है, जो कि पंजाबी का है। इनका जो मूलांक है 4 है, वाक्य अंक 6 है, और इनका जो नाम का पहला अक्षर जो आरंभ हो रहा है वह 3 दे रहा है। देखिए आपके लिए भी बता दें कि नाम का जो पहला अक्षर है वह बहुत ऊर्जा देता है ना, यहाँ तक कि नाम के जो आरंभ के अक्षर हैं वे बहुत काफी ऊर्जा देते हैं।
सबसे ज्यादा चेतना जागती है हमारे नाम के पहले अक्षर को सुनकर। उसके बाद हम कई बार ऐसा होता है कि नाम को कब पूरा पुकारने की तरफ प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, इसके पूर्व पूर्व भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए कि नाम का जो पहला पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम का पहला अक्षर 3 दे रहा है और नामांक 2 दे रहा है। हमने कहा था कि इनका 2 मिसिंग है और यहीं से हमने 2 अंक लिया है। अब शत्रु अंक को पहचाने कि कौन से अंक किसके शत्रु। तो आप देखें आपके समक्ष 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। इन अंकों को देखने के बाद आपको लगेगा कि इनका मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं है, क्योंकि 4 और 6 आपस में शत्रु नहीं है। 4 के शत्रु 8 9 4 2। तो नामांक इनका जो हुआ लेकिन वो शत्रु अंक, क्योंकि नामांक जो होता है 2, ये इनके शत्रु का कारण बनता है। वही यदि कहें कि इनका मूलांक, इनका भाग्यांक 6 है और नाम का पहला अक्षर 3 है, यह भी इनका शत्रु। इसलिए नवजात शिशु को नामकरण करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका शत्रु अक्षर से नाम आरंभ होना, क्योंकि जीवन में स्ट्रगल होता है और नाम का पहला अक्षर बदलना मुश्किल है, बशर्ते कि वह व्यक्ति तैयार हो कि उसके आगे कोई अल्फाबेट जोड़ दिए जाए। उदाहरण स्वरूप यदि इस व्यक्ति के नाम के आगे यदि हम ऐसा अंक जोड़ें जो इनके लिए शुभकारी हो सके तो उत्तम है। लेकिन नाम का ये जो अक्षर है, यदि एस एक बार और जोड़ते हैं बीच में कहीं सिद्धू में डबल एस लगाते हैं तो इनका नाम 5 बन जाता है, जो कि शुद्ध है। तो ये रहे इनके अंकों की चर्चा आपके समक्ष। ना इन अंकों का जो दुश्मन अंक है उनके अंकों का भी हमने अक्षरों का नाम हमने रखा है। प्रत्येक अंक का जो दुश्मन अक्षर है वह लिखा है, वह इसी अंक, इन अंकों से ही हमने निकाला है। और आगे कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने ही दुश्मन। आप देखें 4 पे 4 दुश्मन है, 7 का 7 दुश्मन है, 8 का 8 दुश्मन है, 9 का 9। इसलिए कभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि मूलांक और भाग्यांक दोनों, अगर 4 और 4 है तो बहुत अच्छा, 7 और 7 है तो बहुत अच्छा, 8 और 8 है तो बहुत अच्छा, 9 और 9 है तो बहुत अच्छा। मोबाइल में भी 44 77 88 99 या इस तरह का उनका नंबर का रिपीटेशन इन अंकों का अच्छा नहीं होता। 4 अंक कई बार आना, 7 अंक मोबाइल में कई बार आना, 8 अंक कई बार आना, 9 अंक कई बार आना, यह शुभ नहीं। इसे आप अपने दैनिक जीवन में आजमा सकते। इस प्रकार 4 अंक 4, 8 4 अंक 4 के दुश्मन, 8 7 अंक 7 के दुश्मन, 8 अंक 8 के दुश्मन और 9 9 के दुश्मन, क्योंकि इनके जो गुण हैं, इनके जो शासक ग्रह हैं, उनसे ये संबंधित है और उनके इनके अंकों के जो गुण हैं उनसे ये संबंधित है। तो चलिए अब आपको वर्ष 2026 कैसा रहेगा या आप निकालें अपना वर्ष फल निकालने के लिए। यदि आपका जन्म जनवरी 2026 के बाद हुआ है तो 2026 को यहाँ पर रिप्लेस करें। पूरे जन्म तिथि में जो वर्ष है वर्ष को रिप्लेस करके 2026 लगाएं। यदि पहले हुआ है तो जनवरी 1 जनवरी के पहले तो आप 25 ही लेकर चलें और अपने जन्म तिथि में वर्ष को जोड़ें और वर्ष को जोड़कर देखें कि उसका जो पूरे अंकों का योग क्या आ रहा है। यदि वह रनिंग एज से तालमेल खाता हो, सही है। रनिंग एज से 4 अंकों को देखा जाता है, मूलांक, भाग्यांक, रनिंग एज और इन अंकों का जो हमने
पर्सनल ईयर निकाला, अंक निकाला, वह क्या है। यदि मूलांक भाग्यांक का यह शत्रु अंक है तो परेशानी का सबब हो सकता है। तो आप देखें, 4 मूलांक है, रनिंग एज 9 है, यह शत्रु है। 6 अंक जो चल रहे हैं इस बार, इनके ये में पर्सनल ईयर दे रहा है, वह वह जो 6 अंक है, इनका इनका जो भाग्यांक है 6, उससे मिलता है, जो कि एक ही है। लेकिन जो रनिंग एज है उनका यह शत्रु। इस प्रकार इनके जो ये साल है जो मिले जुले होंगे, हो सकते हैं, और कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो ये रहे हमारे पर्सनल ईयर निकालने, आप भी निकाल सकते हैं। और अब आज का दिन कैसा है, विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा है। आज का जो अंक बनता है वह 6 बोल रहा है। 6 क्या संकेत दे रहे हैं, सभी अंकों के साथ संबंध अच्छे हैं, केवल इनके अंक 3 और 9 के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं। 2 के साथ ये तटस्थ है, इसलिए 2, 11, 20, 29 को जन्म जातक के लिए दिन साधारण होने की संभावना है। 3, 12, 21, 30 तथा 9, 18, 27 को जन्मे जातक के लिए परेशानी का सबब है, शुभ नहीं है, इसलिए ये सावधान है। और बाकी अंक के लिए आज का दिन उत्तम। तो चलिए आपका दिन शुभ। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा प्रार्थना, क्षमा या क्षमा दे हमें करें। साथ ही साथ यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और अंत में यदि आपके मन में कोई सुझाव आ रहा है तो सुझाव जरूर दें हमें, ताकि हम आपके लिए शुभता ला सके। तो आपके लिए हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना, हम अब यहाँ विराम लें। उसके पूर्व कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं मंगल देव श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।